दोस्तों आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से विथड्रॉ कर लिया था और अफगानिस्तान स्टेट वापस एक बार फिर एक ब्रूटल टेररिस्ट ग्रुप तालिबान के हाथ लग गया था, तब पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रही थी, क्योंकि वो पाकिस्तानी था जिसने 37 ईयर्स तक तालिबान को और उससे पहले मुजाहिदीन को नर्चर किया था। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना था कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। ऊपर से पाकिस्तान में तालिबान की एक अलग वर्जन ऑपरेट करता है जो हर समय पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी आर्मी को गिराने की फिराक में रहते हैं। पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी उसके लिए उसकी हर सजा से बच निकलने का एक अच्छा जरिया बन चुकी है। कोई भी कंट्री पाकिस्तान की न्यूसेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन कोई भी उनको पनिश करने के लिए भी तैयार नहीं है। इन्हीं लाइंस पर हाल ही में इंडियन एम्बेसडर विवेक काटजू की एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुई, जिसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान विल बी केप्ट अफ्लोट बिकॉज नो कंट्री वांट्स अ न्यूक्लियर सोमालिया। साउथ एशिया में चल रही उथल पुथल के ऊपर एक डिस्कशन के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि पाकिस्तान में चल रही इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस पर उनका क्या ख्याल है, तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में ये सब कोई नई बात नहीं है। उनके मुताबिक अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस को देखें तो वो पिछले कुछ दशकों से ज्यादातर इसी हालत में रही है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट और उनकी सोसाइटी ने हमेशा उनके मीन्स से ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश की है और यही नतीजा है कि वो हमेशा इस तरह की परेशानी से जूझते आए हैं। लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान इस चीज से ज्यादा चिंतित नहीं होता है, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी देश एक न्यूक्लियर सोमालिया नहीं चाहेगा। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आगे कहा कि इस देश की नैया कभी भी डूबने नहीं दी जाएगी, चाहे वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बेलआउट्स के जरिए हो या फिर अरब कंट्रीज जैसे कि सऊदीज, यूएई और चाइना जैसे अलाइज के जरिए हो। पाकिस्तान को हर हाल में मदद प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि कोई भी देश उसे एक न्यूक्लियर सोमालिया में तब्दील होता हुआ नहीं देखना चाहेगा। और उनके मुताबिक इंडियन एनालिस्ट और पॉलिसी मेकर्स को पाकिस्तान के इस एडवांटेज पर गौर करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि न्यूक्लियर सोमालिया आखिर है क्या, पाकिस्तान को सोमालिया से रिलेट क्यों किया जा रहा है और पाकिस्तान का एक न्यूक्लियर सोमालिया बन जाने से दुनिया को आखिर क्या खतरा है। आज के इस वीडियो में हम इसी गंभीर मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम सोमालिया की कंडीशंस को ब्रीफ में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर सोमालिया की रिच हिस्ट्री और हेरिटेज के चलते उसको अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। सोमालिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका पर बसी नदर्न अफ्रीका की सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है। 3000 किलोमीटर की कोस्टलाइन के साथ ये इंडियन ओशन, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के तट पर बसी है और उसकी यही स्ट्रेटेजिक लोकेशन उसको हिस्टोरिकली एक क्रूशियल ट्रेडिंग सेंटर का दर्जा देती आई है। लेकिन आज सिविल वॉर्स, वॉरलॉर्ड्स, टेररिस्ट, फेमीन्स, ड्रॉट्स, पायरेट्स, डेथ और डिस्ट्रक्शन सोमालिया की पहचान बन चुके हैं। आज इस देश के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट एथनिक ग्रुप्स और वॉरलॉर्ड्स कंट्रोल करते हैं, जो हर समय अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करने के लिए आपस में वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स में इंगेज रहते हैं। इन सब में से सबसे एक्सट्रीमिस्ट, वायलेंट और डोमिनेटिंग टेररिस्ट ग्रुप अल शबाब सोमालिया में सबसे मेजर सिक्योरिटी थ्रेट बनकर उभरा है। बताया जाता है कि अल शबाब, जिसका लिटरल मीनिंग द यूथ है, यह अल कायदा से एफिलिएटेड है। ये सोमालिया में शरिया के एक्सट्रीम वर्जन को अप्लाई करना चाहता है। 2006 में स्टैब्लिश हुए इस ग्रुप ने 2011 तक कंट्री की कैपिटल मोगादिशु के साथ साथ देश के एक मेजर हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया था। हालांकि 2011 में अफ्रीकन यूनियन की फोर्सेस ने इनको मोगादिशु से बाहर निकाल दिया, लेकिन अभी भी ये देश के ज्यादातर हिस्सों को कंट्रोल करता है। एक समय पर यह देश अफ्रीका की बेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी, लेकिन आज ये देश एक स्टेटलेस सोसाइटी के रूप में काम कर रहा है, जहां पिछले कई दशकों से कोई भी एफिशिएंट रूलिंग गवर्नमेंट मौजूद नहीं है। यहाँ पर आखिरी बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस 1969 में हुए थे, लेकिन उसके बाद दशकों से चले आ रहे सिविल वॉर, डिक्टेटरशिप और मैसिव टेररिस्ट अटैक्स ने इस स्टेट का स्ट्रक्चर पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है। सिटीजन्स को किसी भी तरह के थ्रेट से बचाने और उनकी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए स्टेट का होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन सोमालिया में लगभग 3 दशकों से किसी भी गवर्नमेंट के ना होने की वजह से वो सिविल वॉर की आग में झुलसता रहा है।
पॉलिटिकल डिविजन्स और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में होने वाले रिपीटेटिव डिलेज अल शबाब जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स को पॉलिटिकल और सिक्योरिटी टेंशन्स को एक्सप्लॉइट करने का भरपूर चांस देते हैं। अगर आंकड़ों की तरफ ध्यान दें तो लगभग 16 मिलियन की पॉपुलेशन में से वहां लगभग 71% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी कि हर 10 में से 7 लोग एक्यूट पॉवर्टी में रहते हैं। देश के 3.5 मिलियन लोग फूड की एक्यूट शॉर्टेज का शिकार हो रहे हैं, जिसमें से लगभग 6,40,730 इमरजेंसी की कंडीशंस में है। दूसरे शब्दों में कहें तो वहां पर 4 में से 1 व्यक्ति को फूड की एक्यूट शॉर्टेज झेलनी पड़ रही है। 5 साल की उम्र से कम के लगभग 3 लाख बच्चे मैल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। देश में क्लाइमेट शॉक्स, टेररिस्ट इंसर्जेंसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते लगभग 7.7 मिलियन लोगों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और लगभग 4.6 मिलियन लोगों को फूड सप्लाई की अर्जेंट ज़रूरत है, और लगभग 1.4 मिलियन लोग अपने घरों को छोड़कर देश से बाहर जाकर शरण ले रहे हैं। ये टेररिस्ट ग्रुप्स बाहर से आने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड को लोगों तक पहुंचने नहीं देते हैं, और इसी कारण ये पूरा देश पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और उससे जन्मे टेररिज्म की वजह से एक विशियस साइकिल में फंस चुका है। अब अगर हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान पर गौर करें तो उसकी पॉलिटिकल क्राइसिस की चर्चा हमने हाल ही में एक वीडियो में डिटेल में की थी, जहां हमने देखा कि किस तरह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पावर में बने रहने के लिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बार बार खिलवाड़ किया। वो कदम कदम पर अपनी मनमर्जी करते गए और उन्होंने उनके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन का मान रखते हुए वक्त रहते पूरी क्राइसिस को संभाल लिया और शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का न्यू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। खैर, ये तो बात थी वहां की पॉलिटिकल क्राइसिस की, लेकिन उससे पहले हमने कई बार ये भी डिस्कस किया है कि किस तरह इमरान खान अपनी पुअर गवर्नेंस से पाकिस्तान की इकोनॉमी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, और यही एक सबसे बड़ा कारण था कि उनको उनकी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि आज हम लोग भले ही सारी क्राइसिस का इल्जाम इमरान खान पर डाल रहे हों, लेकिन असल में पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस उतनी ही पुरानी है जितना पाकिस्तान खुद है। यानी कि जब से पाकिस्तान का जन्म हुआ तब से ही पाकिस्तान किसी न किसी तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझता आया है, और पिछले कुल 30 सालों में केवल IMF ही इनको 13 टाइम्स बेल आउट्स प्रोवाइड कर चुका है। दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों इंटरलिंक्ड हैं। हम दोनों में से किसी को भी आइसोलेशन में नहीं समझ सकते हैं। पाकिस्तान में आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर अपने सिंगल टर्म भी पूरा नहीं कर पाया है। इस देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमेशा से ही एक डेमोक्रेटिक और मिलिट्री रूल के बीच झूलता आया है। जब जब किसी लीडर ने देश की इकोनॉमी सुधारने की कोशिश की, तब तब उसको किसी नई गवर्नमेंट या मिलिट्री के द्वारा ओवरथ्रोन कर दिया गया। उदाहरण के तौर पर 1978 में जनरल जियाउल हक ने एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया और खुद सत्ता में आ गए। अपने टेन्योर के दौरान उन्होंने मीडिया, प्रेस और ट्रेड यूनियंस को पूरी तरह बैन कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने दुनिया की अलग अलग एंटिटीज से दुनिया भर का लोन लिया, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा और दूसरा लोन चुकाने के लिए तीसरा। और पाकिस्तान के लीडर्स की ये आदत बहुत पुरानी है। खैर, प्लेन क्रैश में जियाउल हक की डेथ के बाद 1988 में बेनजीर भुट्टो पावर में आई, और जब तक उन्होंने मीडिया, प्रेस और ट्रेड यूनियंस पर लगे सभी रेस्ट्रिक्शंस हटाए, तब तक उन्हें नवाब शरीफ की गवर्नमेंट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया। पिछले 70 सालों से पाकिस्तान में यही सब चल रहा है, और यही कारण है पाकिस्तान में आज कोई भी फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। यही कारण है कि यहाँ कोई भी गवर्नमेंट एक्चुअल डेवलपमेंट के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देती है। उनके लिए अपनी पॉपुलेशन को इंडिया के अगेंस्ट यूनाइट करना हमेशा से ही सबसे आसान रहा है। इसके लिए चाहे उनको इंडिया को डिफेम करना पड़े या फिर कभी वॉर्स का सहारा भी लेना पड़े, वो कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। और इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इंडिया के साथ 4 मेजर वॉर्स ने उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके अलावा अपनी इस इकोनॉमिक कंडीशन को ट्रैक पर लाने के लिए पाकिस्तान में काफ़ी लंबे समय से वॉर ब्रोकरिंग बिजनेस भी देखा गया है। यानी कि वो अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के वॉर्स को सपोर्ट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल कॉरिडोर्स प्रोवाइड करता आया है, और ये सब उसने बड़ी बड़ी लिक्विडेटिव डील्स के बदले किया। उदाहरण के तौर पर 9/11 अटैक्स के बाद पाकिस्तान को US कोएलिशन सपोर्ट फंड के थ्रू हर साल लगभग $1.2 बिलियन तक का रिम्बर्समेंट मिलता था। ये अमाउंट पाकिस्तान को उसका स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि पोर्ट्स, एयर बेसिस, रेलवेज, ड्रोन बेसिस एक्सेट्रा यूज करने के बदले US के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इतना ही नहीं, US के द्वारा
पाकिस्तान को $335 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड भी प्रोवाइड कराई जाती है, चाहे वो सोवियत अफगान वॉर हो या फिर 9/11 के बाद जन्मा वॉर ऑन टेरर हो। पाकिस्तान ने हमेशा अपने खुद के लोगों को अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया है और यही लोग दुनिया के सबसे खूंखार टेररिस्ट ग्रुप्स का हिस्सा बनकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि मुजाहिदीन, तालिबान, अल-कायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, क्वेटा शूरा जैसे मैक्सिमम सभी पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स का जन्म, उनकी ट्रेनिंग इसी बैकग्राउंड में हुई है। जनरल परवेज मुशर्रफ ने ये बात खुद स्वीकार की है कि उन्होंने पाकिस्तान में ये रिलीजियस मिलिटेंसी पाकिस्तान के हक के लिए इंट्रोड्यूस की है। तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और अल-कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को वो अपना हीरो बताते हैं। वो ये बात खुलेआम स्वीकार करते हैं कि इन सभी टेररिस्ट ग्रुप्स को ट्रेनिंग और फंडिंग प्रोवाइड करके उन्होंने ही इनको जन्म दिया है। लेकिन ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए कितना भारी पड़ गया वो हम सब जानते हैं। ये ग्रुप्स धीरे धीरे वेपन्स और ड्रग्स की इलीगल स्मगलिंग और बाकी लीगल तरीकों से खुद को मजबूत करते रहे और पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर हावी पड़ने लगे। इससे न सिर्फ पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पूरी तरह से रुक गई, बल्कि इन ग्रुप की प्रेजेंस ने पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान की टूरिज्म और क्रिकेट इंडस्ट्री इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आज कोई भी देश अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को वहां नहीं भेजना चाहता। कोई भी इंटरनेशनल इवेंट आज पाकिस्तान की धरती पर ऑर्गेनाइज नहीं कराया जाता और इन सभी कारणों से उसकी इकोनॉमी को सीवियर शॉक्स लगते आए हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में चाइना ने पाकिस्तान को बढ़ चढ़कर जनरस लोन्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन उस सब के चलते आज पाकिस्तान के ऊपर चाइना के $24.7 बिलियन का कर्जा है और ये कर्ज उसको 4.1 के मैसिव इंटरेस्ट रेट पर चुकाना है। चाइना के अलावा पाकिस्तान के ऊपर $65 बिलियन का एडिशनल डेट है और यही कारण है कि इस बार IMF भी पाकिस्तान को फर्दर लोन्स देने से हिचकिचा रहा है। अब अगर हम एम्बेसडर काटजू की स्टेटमेंट पर वापस आएं तो उनके मुताबिक इस सब के बावजूद भी ये इंटरनेशनल और नेशनल डोनर्स पाकिस्तान की इकोनॉमी को सपोर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान एक न्यूक्लियर सोमालिया बन जाएगा। पर उनको ये डर क्यों है, आइए उस पर गौर करते हैं। दोस्तों, प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स लग जाना US सिक्योरिटी के लिए एकमात्र सबसे बड़ा खतरा है और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स और टेररिस्ट दोनों का भंडार है। ऊपर से वो स्टेट भी पाकिस्तान है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया था तब उन्होंने पाकिस्तान पर हिंट करते हुए कहा था कि उनका वॉर ऑन टेरर अफगानिस्तान के बाहर भी फैलेगा। ये स्टेटमेंट सुनने में भले ही एक सटायर लगे, लेकिन असल में ये एक डेंजरस रियलिटी है। पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जिसको इनफेक्टिव लीडर्स और ट्रेंड मिलिट्री का एक अनस्टेबल कोएलिशन गवर्न करता है। ये सिनेरियो इतना खतरनाक है कि अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बेहद खतरनाक हो सकता है। 1998 में जब से पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम स्टार्ट किया, तब से पूरी दुनिया पाकिस्तान को लेकर एक अलर्ट मोड पर है। आज पाकिस्तान के पास लगभग 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की स्टॉक पाइल है और अगर ये मैसिव स्टॉक पाइल गलत हाथों में पड़ जाती है तो ये केवल पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। उदाहरण के तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स का टेररिस्ट ग्रुप के हाथ लगने का मतलब दुनिया को 9/11 का एक नया न्यूक्लियर वर्जन देखने को मिल सकता है, या फिर ये टेररिस्ट उन न्यूक्लियर वेपन्स को मिडिल ईस्टर्न या अफ्रीकन कंट्रीज में अपने से ज़्यादा खतरनाक ग्रुप्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसीलिए पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर आर्म टेररिस्ट रजीम के ख्याल से भी दुनिया की रूह कांप जाती है और इसीलिए पाकिस्तान के सभी इल एक्ट्स को बर्दाश्त करना और उसकी नैया को पानी के ऊपर बनाए रखना इंटरनेशनल कम्युनिटी की मजबूरी बन चुका है। क्योंकि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के चलते अगर ये न्यूक्लियर वेपन्स किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या इलीगल नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ लग जाते हैं तो ये न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक अभिशाप होगा और इसीलिए IMF और बाकी देशों को पाकिस्तान को सस्टेन करने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तान के साथ कोई भी सिंपैथी है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान को एक पॉइंट के बियॉन्ड प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान स्टेट और सोसाइटी हमेशा इस बात का फ़ायदा उठाती आई है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि अपनी खुद की इंस्टेबिलिटी का इस्तेमाल करके ये देश हमेशा स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट से बचता आया है। अपने न्यूक्लियर वेपन्स और टेररिस्ट को इसने हमेशा एक ब्लैकमेलिंग करेंसी की तरह यूज़ किया है और इसीलिए नो कंट्री बैक्स पाकिस्तानी स्टुपिडिटी एंड येट नो वन इज़ विलिंग टू पनिश इट। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि अभी तक डिस्कस की गई दोनों केस स्टडीज़ में एक चीज़ कॉमन थी
और वो ये कि देश की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ने वहाँ इंटेंस टेररिज्म को पनपने की जगह दी है। लेकिन आज वही टेररिज्म देश की ग्रोथ के हर प्रोस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। लेकिन इन दोनों में जो चीज़ कॉमन नहीं है वो ये कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है और इसीलिए एम्बेसडर काटजू के मुताबिक इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को एक सोमालिया में तब्दील नहीं होने देगी। लेकिन इन दोनों फैक्टर्स का एक साथ आना दुनिया के लिए सबसे वर्स्ट नाइटमेयर बन सकता है। तो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस जहां पे हमने डिस्कस किया कि आखिरकार क्यों दुनिया पाकिस्तान की मदद कर ही देता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या ग्लोबल पावर्स की सच में पाकिस्तान के साथ सिंपैथी है या फिर ये वही डर है जो एम्बेसडर काटजू ने सबके सामने रखा? इसके अलावा दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान की इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस यूपीएससी जीएस 2 के, इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस 3 के इकोनॉमी के सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए आपका सवाल है, critically analyze the push and pull factors that have been playing a major role in making the Somalian youth fall into the hands of world's deadliest terrorist organization, Al-Shabaab. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।